शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है स्टेप्स इन द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे कि हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको इन्फ्लेमेशन होता है तो इस एरिया में पेन होगा। इससे क्या होगा, ब्लड वेसल का डायमीटर जब बढ़ चुका है तो मेरे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो ईजिली यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसे वहाँ से निकलना है और आपके इंजरी साइड पे आना है। तो उस प्रोसेस में जो प्रोसेस आपकी मदद करेगी, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं बी फार्म सेमेस्टर 2 का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है पैथोफिजियोलॉजी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए ताकि फार्मेसी इंडिया से आप ऑफिशियली जुड़ सको। इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपको फार्मा रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और फार्मेसी इंडिया एप्लीकेशन के अंदर आपको बी फार्म रिलेटेड या फिर आपकी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हम हेल्प कर सके। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, आपको नोट्स, जो भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको जो ज़रूरी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक फिलअप करनी है ताकि आपको सारी चीज़ें इन डिटेल में हम डिस्कस कर सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है स्टेप्स इन द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर आपको इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है इनिशिएशन, जिसमें होता है रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर। फिर आता है दूसरी स्टेप वैसोडाइलेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस एंड पैथोजन डिस्ट्रक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे कि हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको इन्फ्लेमेशन होता है तो इस एरिया में पेन होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, स्वेलिंग आती है, ऑर्गन फंक्शन जो है वो काम नहीं करता है। ये सारे हमारे बेसिक सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन के। अब ये इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट होती है उसे हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस में कुछ केमिकल मेडिएटर्स होते हैं जिन्हें हम मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइंस, ब्रैडिकाइनिन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और इसी प्रोसेस में कुछ सेल्स भी इन्वॉल्व है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लैम्फोसाइट्स एंड मास्ट सेल। तो इसी प्रोसेस को आज हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टेप से। पहली स्टेप इनिशिएशन और द रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर। जब भी आपका टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो सेल्स लाइक मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस रिलीज सम केमिकल मीडिएटर। मान लेते हैं ये मेरी सेल है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर छोटे छोटे सेल है। अगर किसी रीजन से यहाँ पे कोई डैमेज हो गए तो इस डैमेज के होते ही यहाँ पे जो मास्ट सेल है और मैक्रोफेजेस जो है कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे। दिस इंक्लूड्स हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइंस एंड अदर केमिकल्स। मतलब यहाँ पे अगर इंजरी होती है, अगर इस एरिया में कोई इंजरी होती है तो तुरंत हमारी बॉडी में 3 केमिकल्स रिलीज होंगे। एक होता है हिस्टामाइन, दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, तीसरा होता है साइटोकाइन विच ट्रिगर्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इनके कारण इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इंजरी हो चुकी है, केमिकल मेडिएटर जो है आपके इन्फ्लेमेशन के वो रिलीज हो चुके हैं। अब होगा वैसोडाइलेशन। ब्लड वेसल्स विच आर नियर टू द साइट ऑफ इंजुरी डायलेट्स। जहाँ पे भी इंजुरी हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में इंजुरी हो चुकी है, तो यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स है वो अपने डायमीटर को बढ़ा लेगी। अब ये डायमीटर जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो एरिया आपको लाल लाल दिखेगा। इस एरिया में आपको वो इन्फ्लेमेशन का साइन जो होता है ना, यहाँ पे रेडनेस दिखने लगेगी। दिस कॉजेस रेडनेस एंड वार्मथ। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर इस एरिया में बढ़ता है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उसी के साथ रेडनेस भी बढ़ेगी। तो ये था पहला साइन। वैसोडाइलेशन के बाद रेडनेस एंड वार्मथ होती है एंड इट हेल्प्स इम्यूनो सेल्स टू रीच द साइट फास्टर। इससे क्या होगा, ब्लड वेसल का डायमीटर जब बढ़ चुका है तो मेरे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो ईजिली यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं
विथ लार्ज डायमीटर, क्योंकि डायमीटर अगर छोटा होगा तो कम सेल्स आएंगे, डायमीटर अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा सेल्स एंटर करेंगे। तो दूसरी स्टेप थी वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। इसके बाद क्या होता है, अब ये सेल्स ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन इन्हें यहाँ से बाहर भी तो निकलना है, जहाँ पे इंजरी हुई है उस एरिया में तो जाना है। तो ये जो ब्लड वेसल है इसके बीच में जो सेल्स हैं उनके बीच में का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है और ये सेल्स बाहर आ जाती है और साइट ऑफ इंजरी तक पहुंच जाती है और हीलिंग की प्रोसेस शुरू करती है। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। इट अलाउज प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइट्स टू लीक इनटू टिश्यू। तो जो चीज़ आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसे वहाँ से निकलना है और आपके इंजरी साइट पे आना है। तो उस प्रोसेस में जो प्रोसेस आपकी मदद करेगी दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, अब इनके बीच में छोटी छोटी जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए स्पेस ज़्यादा हो गई तो जो भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो इजीली यहाँ से बाहर जा सकती है और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंक्रीज परमेबिलिटी। अब इससे एक चीज़ होती है, स्वेलिंग होता है, एडेमा होता है, क्योंकि जहाँ पे आपको इंजरी हुई है वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और उस एक्यूमुलेशन के कारण वहाँ पे जो एरिया है वो सूज जाएगा, वहाँ पे एक स्वेलिंग आएगी। एंड पेन ड्यू टू प्रेशर ऑन नर्व एंडिंग, और यहाँ पे थोड़ा दर्द भी होगा क्योंकि स्वेलिंग आने के कारण वहाँ पे जो न्यूरॉन है उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर के कारण पेन जनरेट होता है। सो दीज आर द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेप की, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। जब आपको इंजरी हो चुकी है, केमिकल सिग्नल्स रिलीज हो चुके हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम में ल्यूकोट्राइन्स एंड कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट्स, ये दो ऐसे मेडिएटर्स हैं जो ल्यूकोसाइट्स को अपनी ओर खींच लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स। दे मूव थ्रू द ब्लड वेसल वॉल्स टू रीच द इन्फेक्टेड और इंजर्ड साइट। तो जैसे ही आपको कोई इंजरी होती है, आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल जो है, स्पेशली न्यूट्रोफिल जो है, वो केमिकल सिग्नल की मदद से उस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है जहाँ पे इंजरी हो चुकी है। कीमोटैक्सिस का मतलब यही है, इस एरिया में आपको इंजरी हुई है, यहाँ से कुछ मेडिएटर्स रिलीज हो गए, ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में फैल गए और इससे क्या हुआ, इन्होंने WBCs को ट्रिगर कर दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया में इंजरी हो चुकी है, तो WBC यहाँ पे ट्रैवल करेगी। तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर ने क्या किया, WBCs को एक्टिवेट कर दिया कि यहाँ पे इंजरी हो चुकी है, तुझे यहाँ पे हीलिंग के लिए आना चाहिए। सो दे मूव थ्रू द ब्लड वेसल वॉल टू रीच द इन्फेक्टेड और इंजर्ड साइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। फिर आता है फैगोसाइटोसिस एंड पैथोजन डिस्ट्रक्शन। ये बहुत ईजी है। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच चुके हैं। जहाँ जहाँ इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा वो उसे मारना शुरू करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। देखिए ये आपकी मैक्रोफेज है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया इसके नज़दीक में आएगा ये इसे अंदर खींच लेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन और उसे अंदर मार देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। इससे क्या होता है, जो भी डैमेज सेल्स हैं, जो भी माइक्रोबियल सेल्स हैं, उन्हें किल करने के लिए हमारी हेल्प होती है। इनसाइड द सेल दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो जो भी इन सेल के अंदर आता है, जो भी माइक्रोब आता है या डैमेज सेल आती है, उसे मारने के लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का यूज़ करता है एंड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से इन माइक्रोब्स को किल कर पाना पॉसिबल है। फिर आता है रेजोल्यूशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम, इंजरी हो चुकी है, उस इंजरी को अगर आपने ठीक कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो इंजरी ठीक नहीं होती है, उसका कॉज जो है वो एलिमिनेट नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, वो इंजरी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाती है और आपको लंबे समय के लिए दर्द देगी। सो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस इस तरीके से काम करती है। इसका ये इन डिटेल मैकेनिज्म है जो 6 स्टेप में काम करता है। तो हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपके बॉडी का कोई ऑर्गन है,
जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आपके बॉडी का कोई ऑर्गन है, किसी रीज़न से इसे कोई इंजरी क्रिएट हो गई और यहाँ पे ये टिश्यू जो है डैमेज हो चुका है। डैमेज होते ही आपकी जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके एक्टिवेशन के कारण क्या होगा, ये जाके आगे डब्ल्यूबीसीज को एक्टिवेट करेंगे। डब्ल्यूबीसीज इस एरिया में आएंगे और इंजरी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस एरिया में जो भी माइक्रोब है उन्हें किल करने के लिए डब्ल्यूबीसीज काम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस भी वही काम करेंगे, डब्ल्यूबीसीज भी वही काम करता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसीज का ही पार्ट है। फिर क्या होगा, अगर ये कॉज जो है, जिस कारण से यहाँ पे इंजरी हुई है, अगर ये ठीक हो जाता है तो ऑब्वियसली ये हीलिंग की प्रोसेस को शुरू कर देगा। अगर ये ठीक नहीं होता है तो फिर यहाँ से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से इन्फ्लामेशन का जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। पहले होती है इंजरी, फिर होता है माइग्रेशन और रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, फिर ये करता है कीमोटैक्सिस अलॉन्ग विथ वैसोडाइलेशन, और फिर होता है हीलिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से आपका इन्फ्लामेशन का प्रोसेस काम करता है। अब इस प्रोसेस में जो भी सेल्स हैं उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, जैसे कि केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इसमें पहला है द हिस्टामाइन। हिस्टामाइन को रिलीज कौन करेगा, मास्ट सेल। इसके कारण होता है वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। जैसे ही हिस्टामाइन आपके बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ये आपकी ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, जिसके कारण इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, ताकि ये सेल्स यहाँ से बाहर जा सके, इंजरी को ठीक कर सके। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये भी वैसोडाइलेशन को प्रमोट करता है। इनके कारण थोड़ा सा पेन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और इनका मेन ओरिजिन है अराचिडोनिक एसिड। आपका जो बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये जब इंजर्ड हो जाता है तो इनका कन्वर्जन होता है अराचिडोनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। और ये जो अराचिडोनिक एसिड है ये आगे जाके बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर आते हैं साइटोकाइंस। ये सिग्नल प्रोटीन्स हैं जो डब्ल्यूबीसीज को एक्टिवेट करेंगे। एग्जाम्पल ल्यूकोट्राइन्स, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये डब्ल्यूबीसीज को एक्टिवेट करते हैं एंड फीवर प्रोड्यूस करता है। फिर आता है ब्रैडिकाइनिन। दे इंक्रीजेज द पेन एंड वैस्कुलर परमेबिलिटी। इनके कारण दर्द थोड़ा बढ़ने लगता है। एज वेल एज एक और चीज़ होती है, ये ब्लड वेसल के थ्रू जो सेल्स का माइग्रेशन है उसे बढ़ा देता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इनका मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस। ये सेल को एनगल्फ करने का काम करता है एंड दे प्रमोट सेल लाइसिस। इनकी मदद से जो भी आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरियल सेल आ चुकी है उसे ब्रेक करने के लिए हमारी हेल्प होती है। दे एक्ट्स एज ए कीमोटैक्टिक एजेंट। तो एक्चुअल में ये आपको डब्ल्यूबीसीज को अट्रैक्ट करने के लिए मदद करेंगे, ताकि एट द साइट ऑफ इंजरी की ओर आने के बाद वो डब्ल्यूबीसीज उन पर्टिकुलर माइक्रोब्स को किल कर सके। तो ये थे हमारे केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सेल्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड मास्ट सेल। न्यूट्रोफिल जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाम से जाने जाता है। मतलब जब भी आपके बॉडी में कोई इंजरी क्रिएट होगी, पहली एंट्री जिस सेल की होगी वो है न्यूट्रोफिल्स। इनका मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस। माइक्रोब को एंगल्फ करो, उसे खा जाओ और किल कर दो। दे रिलीज द एंजाइम टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। जैसे ही कोई पर्टिकुलर पैथोजन इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस ये कुछ एंजाइम्स इसकी ओर रिलीज कर देता है जो उसे किल करेंगे। फिर आते हैं मैक्रोफेजेस। एक्चुअली ये मोनोसाइट्स होता है, डब्ल्यूबीसीज का ही पार्ट है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। लेकिन जब भी ये हमारे लिवर के अंदर जाते हैं, थाइमस ग्लैंड के अंदर जाते हैं, तो इनका होता है मैचुरेशन और वहाँ से बनते हैं मैक्रोफेजेस। इनका भी काम सेम है, फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ द पैथोजन। ऑल्सो सीक्रेट साइटोकाइंस फॉर रिपेयर मैकेनिज्म। ये साइटोकाइंस को भी रिलीज करते हैं ताकि जहाँ पे भी इंजरी हो चुकी है उस साइट को हम ठीक कर सके। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व है। दे मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स ये हमारे अग्रेनुलोसाइट्स का पार्ट है जो मेनली एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी है। एंड द लास्ट सेल इज मास्ट सेल। इसका एक ही काम है,
हिस्टामाइन को रिलीज़ करना। और हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को शुरू करने के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन, chemical mediators of inflammation and the cells which are involved in the process of inflammation. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। इन्फ्लामेशन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, कौन से मेडिएटर्स, कौन से सेल्स इन्वॉल्व है, तो इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।